हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ये है जैनेंद्र कुमार जी का उपन्यास त्यागपत्र। जैसे कि आप सबको पता होगा, ये आरपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ उपन्यास है। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसने क्या कहते हैं हिंदी का एग्जाम, जो कि दिसंबर की डेट दी गई है। दोस्तों, ये जो आरपीएससी का बैच है, हमारे ऐप यानी कि एजन अध्ययन ऐप पे क्लासेस इसकी हो रही हैं। कुछ टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आई हूँ जो कि त्यागपत्र उपन्यास पर है। तो क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ। त्यागपत्र जैनिन जी का उपन्यास है, जिसके रचनाकाल है 1937। और इसमें जो कथानक है 8 परिच्छेदों में विभक्त है। शैली है फ्लैशबैक शैली और स्त्री प्रधान उपन्यास है। श्रेणी है स्त्री प्रधान व्यक्तिवादी उपन्यास, जिसका संबंध सामाजिक जीवन से भी है। त्यागपत्र उपन्यास में चित्रित समस्याएं क्या क्या हैं? अनमेल विवाह की समस्या, प्रेम विवाह की समस्या, आर्थिक रूप से परतंत्रता की समस्या, स्त्री स्वतंत्रता की समस्या, सभ्य वर्ग की समस्या और वैश्याओं की समस्या। कथानक इसका है। त्यागपत्र उपन्यास की कहानी का आरंभ जस्टिस प्रमोद के इस कथन से हुआ है। भाई, नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे ना होगी। जज हूं, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूं, पर उस तराजू की जरूरत को भी जानता हूं। तो किसके कथन से होती है? प्रमोद के। विकास पति द्वारा मृणाल को घर से निकाला जाना, कोयले वाले बनिए द्वारा संरक्षण देना। चरम सीमा है कोयले वाले द्वारा मृणाल को ठुकराया जाना और मृणाल का एक डॉक्टर के यहाँ ट्यूटर का कार्य करना। तो मृणाल क्या बनती है? डॉक्टर के यहाँ ट्यूटर भी बनती है। अंत में उपन्यास का अंत मृणाल की मृत्यु और प्रमोद के त्यागपत्र से होता है। इस उपन्यास का लिखने का लेखक का क्या उद्देश्य है? स्त्री जाति की ज्वलंत एवं भव्य समस्याओं को उठाना। इसके बारे में विशेष तथ्य है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक मय शैली में रचित है। उपन्यास में पूर्व द्वितीय शैली का भी प्रयोग हुआ है। मय शैली भी है और फ्लैशबैक शैली भी है। इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिकता का भी समावेश हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के पात्र हैं। पहली है मृणाल, जो कि बुआ है। बुआ किसकी है? प्रमोद की। उपन्यास की नायिका है। केंद्रीय चरित्र है। व्यक्तिपरक पात्र है। विद्रोहिणी होकर भी उदार एवं उदात्त चरित्र। आधुनिकता, गांधीवादी सहानुभूति और करुणा, बौद्धिक वैयक्तिकता से निर्मित चरित्र, पुरुष से अधिक मानसिक बल रखने वाली, आत्मशक्ति से युक्त, प्रबल अहम भाव और स्वाभिमानी, असफल प्रेमिका, आत्मवीर स्त्री। मुख्य बात यही है कि उपन्यास की नायिका मृणाल है। मृणाल के कथन है, कुछ महत्वपूर्ण कथन है, ये मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। पहला है, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। दूसरा है, तन देना स्त्री की नियति है, इच्छा का पुरुष विसंगति। दान स्त्री का धर्म है, सती का आदर्श और क्या है। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती, समाज टूटा कि हम किसके भीतर बनेंगे। ये महत्वपूर्ण है। माता सौभाग्य होती है। क्या पवित्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपना भार उस पर डाले रहे? क्या पतिव्रता को यह चाहिए कि पति उसे ना चाहता फिर भी अपना भार डाले रहे? अगला है 7वां, जहां तक टिकता है तैरा वहीं जाता है, बिना चाहे डूबा, फिर चाहे डूबा भी वहीं जाए। जीना एक परीक्षा है। यहाँ कंचन की मांग नहीं, पीतल से परहेज नहीं। ये भी महत्वपूर्ण है। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है, ससुराल से टूटी तब मैके से आप ही टूट गई। ये यूपीएचएससी अभी जो हमारा पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। जो समाज में है, समाज में प्रतिष्ठा कायम रखने का जिम्मा भी उसी का है। ये सारे कथन मृणाल के हैं। भगवान सर्व अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान है, तो फिर मुझे कोई आसरा क्यों चाहिए? जिसको तन दिया उससे पैसे कैसे लिए जा सकता है? प्रमोद उपन्यास का नायक है। जैनेंद्र के विचारों, चिंतन एवं निष्कर्षों का वाहक चरित्र है। बुआ के प्रति आत्मीयता का भाव है। बुआ के प्रति होने वाले अन्याय से त्रस्त एवं दुखी है। बुआ की मृत्यु की सूचना से गहरा आघात एवं नौकरी से त्याग पत्र। प्रमोद के प्रमुख कथन है, परम कल्याणमय ही इस सृष्टि में अपनी परम लीला का विस्तार कर रहा है। विवाह की दो ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि है। ये महत्वपूर्ण कथन है। सच्चाई तो छोटा बनने में है, बलि बनने में है। अगला कथन है, जमा हुआ दर्द मानव के मानस मणि है।
धन मैल है, मन का दर्द अमृत है। ईश्वर के प्रति आक्रोश, लीला तेरी है, जीते मरते हम हैं। मानव जीवन की गति क्या अंधी है, यह अप्रतिरोध्य है, पर अंधी है यह नहीं मानूंगा। मानव चलता जाता है और बूंद बूंद इकट्ठा होकर उसके भीतर समाता जाता है, वही सार है। वही जमा हुआ दर्द मानव की मानस मड़ी है। यह भी ऊपर भी कथन आया था, तो यह महत्वपूर्ण कथन है। इसके अलावा अन्य प्रमुख पात्र हैं प्रमोद के पिता, प्रमोद की माता, शीला मृणाल के स्कूल की सहेली है, मास्टर गणित का एक मास्टर है, बंसी प्रमोद के घर का नौकर है, मुन्नी बुआ की दूसरी संतान है, बिट्टन प्रमोद की होने वाली सास, राजनंदिनी प्रमोद की होने वाली पत्नी। ये उपन्यास से मैंने लिया है। 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान सितारे जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 कब 1905 में कौड़ियागंज जिला अलीगढ़ में हुआ। तो कब हुआ? 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जैनेन्द्र की आरंभिक शिक्षा 1911 से 18 तक ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। 1911 में वैशाख सुदीक तीज को गुरुकुल ने उन्हें जैनेन्द्र नाम दिया। तो किसने उनको नाम जैनेन्द्र दिया? पहले इनका नाम आनंदी कुमार था। जैनेन्द्र नाम किसने दिया? तो गुरुकुल में उनका नाम जैनेन्द्र दिया गया। इससे पूर्व उनका नाम आनंदी लाल था। 1929 से 30 में जैनेन्द्र का विवाह भगवती देवी के साथ हुआ। इसी वर्ष इनका पहला कहानी संग्रह फांसी प्रकाशित हुआ। तो 1929 और 30 के आसपास इनका पहला कहानी संग्रह फांसी प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र जी ने अपनी लेखनी से साहित्य में कलात्मकता के साथ साथ भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश की भी गहरी पकड़ बनाई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में वे पूरे मनोयोग से जुड़े रहे। प्रेमचंद के साथ मिलकर उन्होंने लाहौर में हिंदुस्तानी सभा की स्थापना की, जिससे डॉक्टर जाकिर हुसैन और जोश मलिहावादी सदस्य के रूप में जुड़े। इसी दौरान जैनेन्द्र की पुस्तकें परख, वातायन, एक रात नीलम देश की राजकन्या, सुनीता, त्यागपत्र, जैनेन्द्र के विचार आदि प्रकाशित हो चुकी थी। डॉक्टर के.एम. मुंशी तथा प्रेमचंद के साथ मिलकर उन्होंने गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय साहित्य परिषद की भी स्थापना की। तो जैनेन्द्र कुमार जी ने किसकी स्थापना की? भारतीय साहित्य परिषद की। और किसके साथ मिलकर? के.एम. मुंशी, प्रेमचंद और महात्मा गांधी की अध्यक्षता थी। प्रेमचंद की मृत्यु के उपरांत हंस का संपादन भी जैनेन्द्र ने किया। तो जैनेन्द्र जी ने हंस का संपादन किया, हाँ या ना? तो हाँ। हंस में प्रेम में भगवान और पाप और प्रकाश शीर्षक से उन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियों व नाटकों का अनुवाद किया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि टॉलस्टॉय की कहानी और नाटक का अनुवाद प्रेम में भगवान और पाप और प्रकाश नाम से प्रकाशित किया। जैनेन्द्र ने अपने समय में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के साथ सतत संबंध रहे। जैनेन्द्र की अन्य कृतियां हैं मुक्तिबोध, सुखदा, कल्याणी, जयवर्धन, दशार्क, जैनेन्द्र की कहानियां समग्र, स्मृति पर्व, सोच विचार, परिप्रेक्ष्य, अकाल पुरुष गांधी, प्रेमचंद, एक कृति एक व्यक्तित्व, साहित्य संस्कृति, साहित्य का श्रेय प्रेय, नीति और राजनीति, समय और हम, जीवन, साहित्य और परंपराएं, गांधी जी और हमारा समय तथा संस्कृति, आस्था का तत्व दर्शन तथा अन्य अनुवाद हैं क्यूप्रिन रचित यामा द पिट का हिंदी संस्करण, यामा उपन्यास आदि। तो ये सारी जो है महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अधिकांश कृतियां विभिन्न भारतीय व विदेशी रचनाकारों भाषाओं में प्रकाशित हैं। जयवर्धन, दशार्क, जैनेन्द्र की स्मृति पर, ये भी मैंने ऊपर बता दिया है, तत्वदर्शन अनुवादित है। त्यागपत्र का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी, रूसी, उर्दू, स्पेनिश और पर्शियन में भी हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये उपन्यास है। इनके पुरस्कार भी जो इन्हें प्राप्त हुए, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद द्वारा परख 1929, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय प्रेम में भगवान और पाप और प्रकाश के लिए, साहित्य अकादमी ने मुक्तिबोध उपन्यास के लिए मिला, ये महत्वपूर्ण है। हस्तिमल डालमिया पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का समय और हम के लिए पुरस्कार, पद्म भूषण मिला है 1971 में। मानद डी.लिट की उपाधि दी है दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1973 में और आगरा विश्वविद्यालय ने 1974 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग साहित्य वाचस्पति 1973 में। विद्या वाचस्पति उपाधि गुरुकुल कांगड़ी, साहित्य अकादमी की फेलोशिप। ऊपर के ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साहित्य अकादमी, पद्म भूषण वगैरह कब मिले थे।
जैनेन्द्र कुमार की यह लीला 83 वर्ष की अवस्था में 24 दिसंबर 1988 को समाप्त हो गई, यानी कि 1905 में इनका जन्म हुआ और 1988 में इनका निधन हो गया। हिंदी के विराट आकाश में जैनेन्द्र कुमार का रचनात्मक आलोक तेजपुंज के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। उन्होंने प्रेमचंद के समय में ही समानांतर कथा परंपरा का प्रखर प्रस्थान निर्मित किया। अभिव्यक्ति की अनेक इकाइयों के प्रचलित स्वरूप में मौलिक परिवर्तन करते हुए जैनेन्द्र कुमार ने कथ्य विचार, संवेदना व संरचना के नवीन पथ प्रशस्त किए। परतंत्रता और जड़ता के अनेक सामायिक व सनातन प्रश्नों से संवाद करते हुए उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, ललित निबंध और चिंतन परक लेखन में युगांतर किया। उपन्यास का प्रारंभ है। सर एम दयाल जी इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे हैं। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्र में छपा था। पीछे कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इतस्तः पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए, मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी का उल्टा यहाँ दिया जाता है। ये सब किसके कथन है? लेखक के। कहानी में से उन स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही एक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए हैं। तो एक प्रारंभिक, जिसे भूमिका कह सकते हैं, किसने लिखी है? जैनेन्द्र जी ने। ये किसके बारे, ये जो उपन्यास है जो प्रमोद पात्र बनाया गया है, उसका नाम पहले मतलब जो क्या था, सर एम दयाल जी, जो कि चीफ जज थे और जजी त्याग कर वे हरिद्वार में सन्यासी हो गए। यहाँ मैं प्रमुख पात्रों की फिर से बात करना चाहूंगी। मृणाल नायिका है, मातृहीन है, मातृ और पितृहीन है। बाबूजी प्यार से मिनी बुलाते हैं। प्रमोद की बुआ है। प्रमोद के घर पली बड़ी है, हंसमुख स्वभाव और निर्द्वंद। प्रमोद 7 क्लास में। प्रमोद के पिताजी 2 भाई 3 बहनें थे। दो बड़े भाई जो हैं उसमें से बड़े भाई में 2 भाई में से बड़े भाई बर्मा रहते हैं। सबसे छोटी बुआ प्रमोद से 5 वर्ष बड़ी थी। तो बुआ कितने वर्ष बड़ी है प्रमोद से? 5-6 वर्ष। 2 बहनें प्रसव में चल बसी। टोटल 5 भाई बहन थे प्रमोद के पिताजी। शीला मृणाल की सहेली, नटखट पगली। गणित के मास्टर वंशी प्रमोद के घर का नौकर। फूफा उम्र में बड़े हैं और मृणाल के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ है और 300 मील की दूरी पर रहते हैं। सतीश प्रमोद का दोस्त है। राजनंदिनी प्रमोद की पत्नी, शादी नहीं होती कहीं, जो राजनंदिनी है, मतलब जितना मुझे उपन्यास से समझ आया शायद कहीं और शादी होती है, प्रमोद से उसकी शादी नहीं होती। विठल राजनंदिनी के घर का नौकर। डॉक्टर साहब फिर से प्रमोद को बेटा, फिर भी मतलब जब डॉक्टर साहब राजनंदिनी के पिता हैं और तभी वो जो प्रमोद को है वो बेटा अभिवादन करके पत्र लिखते थे। ये जो उपन्यास है वो मैंने अभी आपको बताया था कि 8 परिच्छेदों में विभक्त है। तो हम पहला परिच्छेद पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में ही है। प्रमोद लिखता है, नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे ना होगी। जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूँ। मेरी बुआ पापिष्टा नहीं थी। वे यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ। वह सर्व सुख पूर्वक नहीं मरी, पर इतना तो मैं उनकी मौत के 10 वर्ष पहले से जानता था। हम लोगों का असली घर पछाड़ की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी, पर माँ जितनी कुशल थी उतनी ही कोमल नहीं थी। तो माँ कैसी थी? कोमल नहीं थी, कठोर थी। प्रमोद, बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसको विधाता देता। जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। यानी कि जो मृणाल जो बुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। उस समय मुझसे कहानी की परियों का ध्यान हो आता और मैं मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर आकृष्ट हो रहता। मृणाल मृणाल अपने भतीजे प्रमोद से कहती है, अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। प्रमोद को कभी भैया कहती है, कभी गधा। मृणाल प्रमोद से कहती है, हम तुम दोनों संग संग पतंग उड़ाएंगे, ऐसी उड़ाएंगे कि खूब दूर, सबसे ऊंची सबसे ऊंची। मृणाल प्रमोद से, प्रमोद तू मुझे जीजी कहा कर, शीला भी जीजी कहती है। तो क्या कहने को कहती है प्रमोद से? जीजी।
मृणाल का एक महत्वपूर्ण कथन है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। माँ का चेहरा मानो राख से पुत गया था। ऐसा लगता था कि माँ अगले क्षण अपने को ही भैंस से ना उधेड़ने लगे मृणाल को पीटने के बाद। जब मृणाल का अपनी सहेली के भाई के साथ प्रेम संबंध का पता चलता है तो माँ के द्वारा मृणाल को बहुत पीटा जाता है। तो माँ की जो स्थिति थी उसका वर्णन यहाँ पे प्रमोद कर रहा है। प्रमोद कोठरी में जाता है जब माँ के द्वारा मृणाल को पीटा गया। उसके बाद जब प्रमोद कोठरी में जाता है, देखता हूँ क्या हूँ कि वहां बुआ औंधी हुई पड़ी है। उसकी साड़ी इधर उधर हो गई और बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। इधर जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं लहू भी झलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, ना रोती है ना सुबकती है। 5-6 महीने बाद बुआ का विवाह कर दिया जाता है। माँ प्रमोद से, आंख फाड़कर क्या देख रहा है प्रमोद, बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती, आजकल के लड़के बस कामचोर होते हैं। मृणाल प्रमोद से, भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए, अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं। प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना। प्रमोद, तेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो। जब शादी कर दी जाती है तब मृणाल प्रमोद से कहती है, प्रमोद माँ से, तू राक्षस है और मैं इस घर में मैं पैर भी नहीं रखूंगा। जब मृणाल की शादी कर दी जाती है तो प्रमोद गुस्से में माँ को राक्षस कहता है। बाबूजी ने वहीं के वहीं 2-3 चपत जमा दिए। अगला परिच्छेद है दूसरा। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित्त घर में नहीं लगा। माँ मुझको समझाती थी, कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था। चौथे रोज बुआ आ गई। फूफा बड़ी बड़ी मूछें थी और उम्र ज्यादा मालूम होती। डील डॉल भी खासे थे। उनका यह दूसरा विवाह था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि फूफा का यह दूसरा विवाह था। मृणाल प्रमोद से, तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ, तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रमोद मृणाल से, बंदूक से कौओं को मारा करूंगा, कौए मुझे बड़े बुरे लगते हैं। शीला के भाई के खत के विषय में प्रमोद, माय डियर, तो मुझे इतना अच्छा मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक अपने पत्रों के माय डियर को मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। शीला के भाई ने जो पत्र लिखा था उसमें मृणाल को जो माय डियर कहा था, तो प्रमोद उसी की तारीफ कर रहा है यहाँ पे। मृणाल प्रमोद से, जाकर यह शीला से कह देना मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मृणाल को का कॉल झूठा नहीं होता। प्रमोद स्वागत, जहां देखती देखती रह जाती, जैसे सामने उन्हें और कुछ नहीं दिखता, सब भाग्य दिखता है और सब भाग्य चीना नहीं जाता। ये महत्वपूर्ण कथन है, सब भाग्य दिखता है और वह भाग्य चीना नहीं जाता। फूफा ने बताया, यहाँ की आबोहवा किसी कदर जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हुआ कि कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। सितंबर अक्टूबर कश्मीर के लिए आइडियल महीने हैं। गुलमर्ग की हवा की वह है कि ये फूफा अपनी तारीफ कर रहे हैं कि मृणाल को घुमाने ले जाएंगे। अगला परिषद है हमारा तीसरा परिषद। उसके कुछ दिन बाद लोगों को इधर पूरब की तरफ आना पड़ा। विवाह के 8-10 महीने बाद बुआ नौकर के साथ घर आई। इससे पिताजी अप्रसन्न हुए। जब शादी के 8-10 महीने बाद मृणाल वापस अपने मायके आ गई तो पिताजी अप्रसन्न हुए और मायके में 3 महीने तक रह के गई। वो व्यंग से हंसी, तू रोकने की बात करता है, तू पहले क्यों नहीं रोक लिया था, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रमोद जब कहता है कि बुआ रुक जाओ तब बुआ व्यंग से कहती है। प्रमोद कहता है, विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से ही क्या वह टूटती है। विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। बाबूजी मृणाल से, उनकी फूफा की इस इतवार को आने की चिट्ठी आई है। 5 रोज हैं, मिनी देखो ऐसी गलती मत करना। पति के घर के अलावा स्त्री को और क्या आसरा है। यह झूठ नहीं है कि मृणाल की पत्नी का धर्म पति है, घर पति ग्रह है और उसका धर्म कर्म और सब मोक्ष भी वही है। जब फूफा जी मृणाल को बुलाने आते हैं तो बाबूजी मृणाल को समझाते हुए कहते हैं। मृणाल बाबूजी से, पिताजी मुझे नन्ही छोड़ जहाँ चले गए हैं, कोई राह बता दो तो मैं वहीं जाना चाहती हूँ। पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो मृणाल भी कहती है कि मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ। मृणाल अपने आप से, स्वर्ग बड़े आराम की जगह, वहां देवता रहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। सरदर्द की गोली, यूडी कोलोन की पट्टी,
जमाल गोटे के सेवन से बुआ की जो मृणाल थी उसने अपने भतीजे प्रमोद से बोला कि मुझे सरदर्द की गोली ला दो, लेकिन उसने मंगाई थी जमाल घोटे की गोली। जमाल घोटे के सेवन से बुआ की तबीयत का जो हाल हुआ वह कहना वृथा है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था, कष्ट कुछ ऐसा था कि केंद्रहीन अहेतुक। मृणाल प्रमोद से, छी भैया ऐसी बात कहते हैं, कन्या जाति क्या अपने पिता के घर की होती है? मैं क्या निराली जनी हूँ? तिस पर भाई तू ही बता, मेरे पिता कहाँ हैं? वह होते तो मुझे अपने घर रखते। तो मृणाल प्रमोद से कहती है, पिताजी से कुछ विशेष उत्तर नहीं बन पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि उन्हें स्वीकार है कि बेशक उन्हीं का अपराध है। फूफा ने फिर कहा, आपने उन्हें समझा तो दिया है ही होगा, जरा सेहत का ख्याल रखा करें और दुनिया का भी लिहाज करा करें। तो जो फूफा जी हैं वो मृणाल के विषय में पिताजी से कह रहे हैं। फूफा जी प्रमोद से, फेल होने से डरना चाहिए भाई, जो मन लगाकर शुरू से पढ़ते हैं वे ही आगे जाकर जिंदगी में कुछ करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कथन है। ये आप लोग को लगेगा कि मृणाल ने प्रमोद से कहा है, लेकिन ये फूफा जी के द्वारा कहा गया है। जल्दी बतलाओ नहीं तो दोनों का माल उड़ जाएगा और फिर ताकते रह जाओगे। जब फूफा जी प्रमोद से क्लास का पूछते हैं और जब प्रमोद कुछ नहीं बोलता तो इनाम में वे कहते हैं कि मेरे हाथ में सिक्का है और बताओ किस हाथ में सिक्का है, अगर बता दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। माँ ने मृणाल से, मिनी मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगी, वहां अपनी गृहस्थी अच्छी तरह संभालना और को सुखी करना। मिनी मतलब माँ भी समझाती है मिनी को, मिनी यानी मृणाल। परिच्छेद 4। मैं अब सांस लूंगा, बहुत कह चुका, मेरा मन दर्द से भरा हुआ है। यों तो यह कहानी आरंभ की ही तो पूरी भी करनी होगी। जीना एक बार शुरू हो करके मौत आकर छुट्टी ना दे दे तब तक जीना ही होता है। ये प्रमोद का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानी जन कह गए हैं कि परम कल्याण में ही इस सृष्टि में अपनी परम लीला का विस्तार कर रहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रमोद का कथन है। संसार के ऊपर चढ़ चढ़कर बैठकर मैं उसे दबा सकता हूँ, बदल नहीं सकता। सच्चाई तो छोटा बनने में है, बलि बनने में नहीं। ये भी प्रमोद का कथन है। सच इतना ही है कि प्रेम के भार से भारी रहकर जो जीवन के मूल में पैठ है, धन्य है, जो गर्व में फूला उस जीवन की फुनगियों पर चहका रहा वह भूला है। मानव चलता जाता है और बूंद बूंद दर्द इकट्ठा होकर उसके भीतर भरता जाता है। वही सार है, वही जमा हुआ दर्द मानव की मानस मणि है। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। ये भी किसका है? प्रमोद का। धन ना चाहूं, मन ना चाहूं, धन मैल है, मन का दर्द अमृत है, सत्य का निवास और कहीं नहीं है। ये भी प्रमोद का कथन है और महत्वपूर्ण है। स्वर्ग नरक मैं नहीं जानता, विधाता के विधान को मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मैं हृदयहीन नहीं हो सका। बुआ के जाने के बाद प्रमोद ने 9th मैट्रिक, IAA, FA ये सब कंप्लीट किया। जिंदगी है चलती जाती है, कौन किसके लिए थमता है। ये भी प्रमोद का कथन है। प्रमोद अब 20 साल का है, BA में पढ़ता है। और ये 5वें परिच्छेद की कहानी है। बुआ बोली, पहले शादी तो कर लो तब घर बनेगा। और उस समय जब प्रमोद बुआ को बुलाने आता है तो बुआ कहती है कि पहले शादी तो कर लो तब घर बनेगा, और उस समय कहने आओगे तब मेरे सुनने का भी वक्त होगा। प्रमोद, मालूम होता था कि ऐसी कोई भीतरी बल उनके इस जीवन को थाम भी रही है, नहीं तो वह हर तरह अधमरी तो है ही। यहाँ आसमान भी एक गली बन जाता है और काल की गिनती रातों के हिसाब से होती है। उस समय मैं यह भूल गया कि मेरा आने वाला कल इस आज की भांति नहीं होने वाला, जाने वह कैसा हो। बुआ प्रमोद से, नहीं मैं जानती हूँ एक दिन यह मुझे छोड़कर चला जाएगा, तभी इस कोठरी में मेरे उठने का दिन होगा। यह यानी कि कोयले वाला। बुआ कहती है, जिनको तन दिया उनसे पैसा कैसे लिया जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद यह अनिवार्य हो, पर लेना कैसे? दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो उसका और धर्म है ही क्या? उससे मन मांगा जाएगा, तन भी मांगा जाएगा, सती का आदर्श और क्या हो है, पर उसकी बिक्री ना या ना होगा। अगर मैं सोचती हूँ कि ये महत्वपूर्ण कथन है, मृणाल के कथन है। बुआ प्रमोद से, पति को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा है। मैं स्त्री धर्म ही मानती हूँ, उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती हूँ।
क्यों पतिव्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह भार उस पर डाले रहे। सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण कथन है कि सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। शीला का भाई, उनका एक पत्र आया था। पत्र में कुछ विशेष नहीं था, यही था कि मैं अब सिविल सर्जन हूँ, शादी नहीं हुई है, ना करूंगा, तुम्हारा विवाह हो गया, तुम सुखी रहो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो लिख सकती हो। शीला के भाई ने मृणाल को पत्र लिखा। बुआ ने फूफा से, वहां मायके से मैं कटकर आ गई हूँ, आपकी खुशी से तो वहां जा सकती हूँ, आपकी नाराजगी में वहां जाना मेरा धर्म नहीं है। बुआ, प्रमोद, मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं घर नहीं आ सकती थी। एक बार घर आकर मैं समझ गई थी कि वैसे मायके जाना ठीक नहीं। स्त्री का जब तक ससुराल की है तभी तक मायके की है, ससुराल से टूटी तब मायके से तो आप ही टूट जाती है। ये यूपीएचएस में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये भी महत्वपूर्ण कथन है। मृणाल, जिसने जीवन दिया, मौत भी उसी की दी हुई मैं ले सकती हूँ, अन्यथा अपने अहंकार के वश में मरने वाली मैं कौन हो सकती हूँ। एक महत्वपूर्ण कथन है मृणाल का ये। गर्म तवे पर जैसे जल की बूंद चटक कर छिटकती रहती है, वैसे ही मेरी ओर से कोई ठंडा बोध तब विस्फोट ही पैदा करता। कोयले वाला मृणाल से, जहां कहो चले चले मेरी प्यारी, तुम मेरी सर्वस्व हो। मृणाल, इस आदमी को अब मुझसे विरक्ति हो रही है। किस आदमी को? कोयले वाले को। और अपने परिवार की याद आ रही है। जानती थी कि इसी अवश्य अनुरक्ति में से दिन प्रबल विरक्ति का भाव फूटेगा। मृणाल पर भगवान सर्वांतयामी और सर्वशक्तिमान है, मुझे कोई आसरा क्यों चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। परिच्छेद 6, चला जाऊंगा उसी अपनी दुनिया में जहां वस्तुओं का मान बना हुआ है और कोई झमेला नहीं है, जहां रास्ता बनाया है और खुद को खोजने की जरूरत नहीं है। प्रमोद स्वागत कहता है, पति ग्रह को छोड़ यहाँ गंदे व्यभिचार में रहने वाली नारी पति धर्म की बात करती है और उसका सुना हुआ ये पढ़ा लिखा मुझ जैसे समझदार युवक उस नारी की लांछित नहीं करता, बल्कि उसके प्रति और खिंचकर रह जाता है। ओ असहृदय है। ये प्रमोद का स्वागत कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृणाल, मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती। समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे। जो समाज में है, समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने का जिम्मा भी उन्हीं पर है। उनका कर्तव्य है कि जो उसके उचित हैं या उचित बनना पसंद करते हैं, उन्हीं के जीवन के साथ नए प्रयोग करने की छूट हो सकती है। ये भी महत्वपूर्ण कथन है, ये भी मृणाल के हैं। 7वां परिच्छेद है, माँ ने कहा, तू जो चाहेगा कर, पर खबरदार जो मुझसे उनकी बात कही, उनकी यानी कि बुआ की, कुल बोरन कहेगी। तो माँ मृणाल को क्या कहती है? कुल बोरन। बुआ के नाम पर माँ के भीतर जो कष्ट था उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। सुख नीरस जान पड़ता है और दुख सार। ये कौन कहता है? प्रमोद। मन में एक गांठ सी पड़ती जाती थी, वह न खुलती थी ना घुलती थी। ये भी कथन किसका है? प्रमोद का। सृष्टि गलत है, समाज गलत है और जीवन ही हमारा गलत है। सारा चक्कर यह ऊट पटांग है। मिशन के अस्पताल में 5 महीने हुए एक मिनाल नाम की स्त्री आई थी। जब मृणाल को ढूंढते ढूंढते प्रमोद एक अस्पताल में जाता है तो वहां पे पता चलता है कि 5 महीने पहले मिनाल नाम की एक स्त्री आई थी, उसने वहां एक लड़की हुई। चौथे रोज लड़की को माता निकली। 15वें दिन बाद लड़की को चेचक ठीक हो गई। डॉक्टर ने प्रमोद को बताया, हमने कहा बच्चा मिशन को दे दो और तुम भी ईसा मसीह को मान लो तो यहाँ रह सकती हो और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना। हिंदुओं में यही तो है, ईसा खुदा का नबी है, दुनिया की सच्ची राह बताने वाला वह है, उस पर ईमान लाना चाहिए। तो डॉक्टर ने मृणाल को कहा था कि तुम ईसा धर्म कबूल लो। प्रमोद, मैं सोचता हूँ ये दुनिया में क्या क्या हमने खड़ा कर लिया है जो दो के मनों के स्नेह को ऐसे फाड़ देता है। मन क्या फटने के लिए है? क्या वे आपस में जुड़े रहने के लिए नहीं हैं? प्रमोद, प्रशंसक मेरे भी थे, लेकिन अपनी प्रसन्नता का कारण मुझे अपने में नहीं मिलता था। इसके विपरीत अपने में जो मुझे मिलता था उससे मैं और कुछ और निराश हो आता था। प्रमोद, देखकर मैं उनके रूप गुण की समीक्षा में जा ही नहीं सका। किन्नर लोक की परी क्या होती है, उन राजनंदिनी यही नाम था को पहली निगाह देखकर मेरा निश्चय बन चुका था। तो किन्नर लोक की परी किसको कहा है? राजनंदिनी को। प्रमोद की स्कूल में तो जाते ही हैं, पर वहाँ कुछ पढ़ाई होती है
और यहाँ उधम इतना मचाते हैं कि राम राम। उससे एक मास्टरनी लगी है, एक मास्टर आता है, 30 रुपए माहवार में अलग से पढ़ाई पर खर्च करती हूँ, तभी तो जो प्रमोद की सास है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मास्टरनी रखी हुई थी। मास्टरनी कौन थी? जो वो मृणाल थी। तो जब मृणाल से पहले एक मास्टर पढ़ाने आता था, वो 30 रुपए लेता था। जब मृणाल पढ़ाने लगी तो वो 8 से 10 रुपए दे देती थी मृणाल को। प्रमोद बुआ के लिए मानो अपने भाग्य से गहरा सौहार्द है, अनबन किसी प्रकार की भी नहीं है। जो झेला है सब पी गई, सबका रस बन गया, खार कोई नहीं। बुआ प्रमोद से 10 महीने की होकर मर गई। बच्ची के बारे में, अपनी बच्ची के बारे में बताती है कि 10 महीने की होकर मर गई। रोग से मरी, कुछ भूख से मरी। तो उसकी बच्ची कुछ तो बीमार होकर मरी और कुछ भूख से। प्रमोद स्वागत सदा के लिए भाग्य में भटकना बदा है, मानो यह खूब जानती है और जानकर अशेष भाव से तृप्त काम होकर उसे ही अपना ले वह चाहती है। प्रमोद बुआ से, मैं छल नहीं कर सकता, विवाह के मामले में तो छल कर ही नहीं सकता। यह जीवन भर का संबंध है, क्या उसे झूठ पर खड़ा करूं? बुआ ने कहा, कभी यह सच था कि मैं तेरी बुआ थी? जब प्रमोद कहता है कि मैं अपने ससुराल वालों को ये बात बता दूं कि आप मेरी बुआ हैं, तो बुआ समझाती है, कभी यह सच था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को मैंने अपने हाथों से तोड़ ताड़ कर धूल में पटक दिया है। धूल में से ये उठाकर उसी के निर्जीव छूचे पिंजर को तू हट पूर्वक सामने लाकर सत्य कहना चाहता है, यही झूठ है। राजनंदिनी के पिता, इसमें बुराई क्या है? आई हैव यू, वट मोर डू आई वॉन्ट? सास राजनंदिनी को माता दृढ़ता से उसके प्रतिकूल थी और बिरादरी को भी उसमें आपत्ति थी कि मृणाल जो है प्रमोद की बुआ है। डॉक्टर साहब को उसके टूटने की बहुत ग्लानि थी। तो यहाँ पे विवाह हो नहीं पाता, पहले ही संबंध तोड़ दिया जाता है। तो परिच्छेद 8 बहुत हो गया, अब समाप्त करूं। जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी में भी अब सार नहीं बचा। घटनाएं होती हैं, होकर चली जाती हैं और जीते जीते एक रोज मर जाते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है। जीना किस किस उचाह किस से आरंभ करते हैं, पर यह उस जीवन के इस किनारे आते आते कैसी उकताहट जी में भर जाती है। मैं इस लीला पर, इस प्रहेलिका पर सोचता रह जाता हूँ। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेद नहीं पाता। समुद्र है, अपनी नन्ही कागज की डोंगी लिए हम भी उसके किनारे किनारे खेने के लिए आ उतरे हैं, पर किनारे ही कुशल हैं, आगे था नहीं। हिम्मत वाले आगे ही बढ़ते हैं, बहुत डूबते हैं, कुछ तैरते भी दिखे हैं, पर अधिकतर तो किनारे पर सांस लेने भर जगह के लिए छीन झपट और हाय हाय मचाने में लगे हैं। क्षितिज का छोर है, जहां आसमान समुद्र से आ मिला है, वहां नीला अंधियारा दिखता है, पर छोर ये वहां भी नहीं। प्रमोद स्वागत, बुआ 2 हाथ बढ़ाकर क्यों अगम नाव में जा उतरी? वहां पैर टेकने की धरती पास न थी। बुआ का पत्र मिलता है प्रमोद को। प्रमोद, माता सौभाग्य होती है, मैं तो जन्म की वंचिता ठहरी, पर उन स्वर्गवासी आत्मा की सेवा मैं नहीं कर सकी, इसकी मुझे गिलानी है। तो माता क्या होती है? सौभाग्य। ये कौन कहता है? मृणाल कहती है। बुआ का कथन है, इन लोगों ने जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह तह भी रहती है, उसको छू सको तो दूध भी श्वेत सद्भावना का सोता फूट कर निकलता है। यहाँ सच्चरित्रता की परिभाषा अर्थ में मानव का मूल्य नहीं माना जाता, दुर्बलता ही मानो कीमत है। बेहाई जितनी उधड़ी सामने आए उतनी ही रसीली बनती है। बर्बरता को लाज का आवरण नहीं चाहिए। भीतर पशु हो तो इस जलवायु में आकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण नहीं ठहरेगी। यहाँ खरा कंचन ही टिक सकता है, क्योंकि उसे जरूरत नहीं कि वह कहे कि मैं पीतल नहीं हूँ। यहाँ कंचन की मांग नहीं है, पीतल से परहेज नहीं है। ये सारे कथन मृणाल के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन का कड़वा स्वाद मेरे स्वास्थ्य को नष्ट नहीं कर जाता पाता। कटुता आती है और तुम्हारी स्मृति के स्पर्श से मैं उसी को अपना पोषक बल बना रहती हूँ। बुआ प्रमोद से, प्रमोद तुमने महाभारत तो पढ़ा होगा। युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे तो कुत्ते को नहीं छोड़ गए थे। यह बता तेरा घर कितना बड़ा है? इन सबको यानी कि जो भी जो वैश्यालय के लोग हैं या नीची जाति के, ये जो भी लोग हैं, मृणाल उनको ले जाने की कहती है। ये कुत्ते नहीं है और इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। इस
क्यों का उत्तर अब मैं देता हूँ। उत्तर है कि मैं शूद्र था। प्रमोद स्वागत कहता है। 17 वर्ष बुआ को बिना देखे काटे प्रमोद ने। जिन्होंने कुछ किया मुझे प्रेम ही किया, जिनकी याद मेरे भीतर एक अंगार सी जलती है, जिनका जीवन कुछ हो ऊपर उठती लौ की भांति जलता रहा। धुआं उठा तो उठा पर लौ प्रकाशित रही। उन्हीं बुआ को एक तरफ डालकर किस भांति अपनी प्रताड़ना करता रह गया। उस आज दिन है कि खबर आती है कि वे मर गई। कैसे मर गई जानने की जरूरत नहीं है, जो जाने बैठा हूँ वह कम नहीं है। उसी को बचा सकूं तो कुछ का कुछ हो जाऊं। बुआ तुम गई, तुम्हारे जीने जीते जी मैं रहा न आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ। जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना है तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा ना जाए। आदतें पक गई हैं, पर अपने लिए तो उतना ही स्वल्पता से रहूंगा जितना अनिवार्य होगा। वह यह वचन देता हूँ। भगवान तुम मेरी बात सुनते हो, वैसे चाहे ना भी दो, पर वचन तोड़ू तो मुझे नरक अवश्य ही देना। एम हरदयाल, तारीख 3/4। पुनश्च इसी के साथ सही करता हूँ कि जजी से अपना त्यागपत्र मैंने दाखिल कर दिया है। एमडी, तारीख 4/4। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जो त्यागपत्र उपन्यास जो कि हमारे आरपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है आपको समझ आया होगा। इसके अलावा हमारे जो बैच चल रहे हैं, आप हमारे एचएन अध्ययन ऐप से जाके ये बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आप बैच परचेज करते हैं तो आप मेरा कोड शैली 11 यूज कर सकते हैं और क्लास से जुड़कर मेरे साथ आगे की तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी क्लास आपके काम की होगी। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।